हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाला क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 18 है, वाटर ए नेचुरल रिसोर्स। तो जैसा कि आपको पता है, वाटर, अर्थ, सॉइल, ये सभी हमारे, एयर हैं, ये सभी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। तो आज हम इस चैप्टर में वाटर एंड देयर टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, इन सभी बातों पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने इस चैनल के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक सारे चैप्टर्स आपके इस बुक के कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर के लिए हमने अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो चलें इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वाटर हमारे अर्थ सरफेस पे एक नेचुरल रिसोर्स हैं, जो कि हमारे लिए, आप सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए। देखो, प्लांट्स यूज CO2 फ्रॉम द एयर, यानी कि प्लांट जो होते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं एयर से, एंड वाटर को भी और मिनरल्स को, इन तीनों को यूज करते हैं फ्रॉम द सॉइल, एंड सनलाइट को वो सन से यूज करते हैं, ठीक है। और इन सब से मिलके वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उससे वो अपने लिए फूड बनाते हैं और हमारे लिए भी फूड बनाते हैं। You already know that this process of photosynthesis and non-living resource of the earth is known as photosynthesis। देखो, यानी कि जो नॉन लिविंग के लिए जो फूड तैयार होता है वो भी एक फोटोसिंथेसिस का ही रिजल्ट होता है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपने लिए फूड बनाते हैं और उसका कुछ पार्ट हमारे लिए भी देते हैं। आगे देखो, इट टेक पैलेस इन ग्रीन लीव्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन लीव्स में होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है ना, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को और उसकी लीव्स को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, यू नो ऑलरेडी दैट, एंड वाटर, फूड, ठीक है। ये सभी चीज़ें की हमें एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, यानी इनके बिना, ठीक है, हमारी लाइफ सर्वाइव हो सकती है क्या? बताओ, ऑक्सीजन बिना हम नहीं रह सकते, पानी के बिना भी, और फूड भी हमारे लिए ज़रूरी है। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन हमें एयर से मिलती है, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 21% होता है। नाइट्रोजन का अमाउंट जो है आपका 78 होता है, और 1% आपके अदर गैसेज होती है, जिसमें CO2 का अमाउंट आपका, ठीक है, 0.03 होता है। तो ये कुछ बातें हैं। आगे देखो, और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है? जो सॉल्युबल ऑक्सीजन होती है वाटर में, ठीक है, तो वो उसको टेक करते हैं। आगे हम देखते हैं, वी यूज द रिसोर्स ऑफ, हाँ देखो, अर्थ एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है, इसका हम यूज सेवरल वेज, यानी कि अलग अलग वेज से करते हैं। सम ऑफ दीज आर डिस्कस। पहला पॉइंट देखो, वी यूज मटेरियल फ्रॉम रॉक्स, यानी कि रॉक से हम कुछ मटेरियल यूज करते हैं। एंड आपको पता है कि सॉइल जो होती है वो रॉक्स के डिग्रेडेशन से ही बनती है, ठीक है, और जिससे कि हम हाउस, रोड्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, वी यूज मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सभी मेटल होते हैं, कॉपर भी है, और इनका हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाने में, ब्रिज वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं। और बाकी बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स हैं वो भी हम इससे बनाते हैं, व्हीकल्स भी बनाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स है, यूटेंसिल्स है, बर्तन वगैरह, ठीक है, और जो भी हाउस होल्ड आइटम होते हैं वो हम मेटल से बनाते हैं। और मेटल्स भी हमें अर्थ सरफेस से ही मिलते हैं, ठीक है, अर्थ से ही मिलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज़ फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको हम फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल गैस है, ये सभी इनका हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग, रनिंग। आपको पता है पेट्रोलियम से बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, मोम बनता है, वैक्स बनता है, केरोसिन बनता है, ठीक है। कोयला तो आपको पता ही है, ये सभी क्या है, फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है। और ये सभी जो फॉसिल्स फ्यूल है हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल मिलते हैं अर्थ से, ठीक है। आगे देखो एक कुछ डायग्राम दिखा रखा है, वी यूज नेचुरल रिसोर्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, ठीक है। देखो डैम बनाया है तो मिट्टी वगैरह है, इसमें लोहा है, आयरन है, लोहा ना, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है आपका पावर स्टेशन। आगे देखो और हम देख लेते हैं materials found on the earth that allows to extent of life and fulfill the needs of the living organism are called natural resource, यानी कि वे सभी रिसोर्स जो कि हमारे अर्थ पे हमें मिलते हैं और वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्स होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही लिविंग नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है। हम भी एक तरह से रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं हम, ठीक है। एयर है, वाटर है, सोइल है, मिनरल्स है, ये सभी नॉन लिविंग रिसोर्स है, ठीक है। वी गेट दीज नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के जो सॉलिड पार्ट है उससे हमें ये चीज़ें मिलती है, एंड अर्थ क्रस्ट का जो सॉलिड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड द वाटर बॉडीज सच एज सीज, ओशंस वगैरह होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, लेक्स है, उनसे भी हमें कुछ ये सभी चीज़ें मिलती है, रिसोर्स मिलते हैं, तो हम उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। यानी कि पानी वाली जो बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आती है। और गैसेज जो होती है आपके एटमॉस्फेयर में ये मिलती है, ठीक है। जितने भी गैसेज हैं आपके एटमॉस्फेयर में होती है। आगे देखो टुडे ड्यू टू द लार्ज स्केल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है साइंस और टेक्नोलॉजी ने आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, वी आर यूजिंग, जिससे कि हम यूज कर रहे हैं अप टू नेचुरल रिसोर्स मच मोर देन द डिड ए कपल ऑफ 100 ईयर अगो, यानी कि पहले जो हम यूज करते थे उससे बहुत ही ज़्यादा आजकल हम यूज कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लेट अस सी हाउ दिस हैज़ अफेक्टेड आवर प्रेजेंट लाइफ, यानी कि इससे हमारी प्रेजेंट लाइफ भी अफेक्ट होती है और वो कैसे होती है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट अफेक्ट्स इन likely to be had the near further, और क्या क्या इफेक्ट जो है आगे होने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक टेबल बता रखी है आपको कि नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इन पर हम डिस्कस करेंगे आगे। रिन्यूएबल में भी आपके दो टाइप है, एक तो एग्जिस्टेबल और एक इनएग्जिस्टेबल, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में आपके दो टाइप के हैं, एक तो कैन बी रिसाइकल्ड, यानी जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं, और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। देखो रिन्यूएबल का मीन्स होता है जिसको हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का मीन्स होता है जिसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यू का मतलब है दोबारा नया करना। देखो आवर नेचर रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन टू ग्रुप्स, पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दैट विल आइदर नेवर रन आउट, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, उनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। और दोज दैट आर रिप्लेस्ड विद इन ए रेस्पॉन्सिबल पीरियड, यानी जिनको हम एक तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वो सभी रिन्यूएबल होते हैं। इसमें आपके सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट जो रिसोर्स है वो आपके नेवर रन आउट, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। आज आया है सनलाइट, कल भी मिलेगा, परसों मिलेगा, मिलता रहेगा, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सन ख़त्म हो जाएगी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। द सन इज एक्सपेक्टेड टू द लास्ट फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स, यानी सन जो है इतने सालों से मतलब हम देखते आ रहे हैं। ऑक्सीजन इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑक्सीजन भी रिन्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड बाय द प्लांट्स, ठीक है। ऑक्सीजन जो है
हमें प्लांट से कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्लांट जो फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस करते हैं उसमें ऑक्सीजन प्लस में ग्लूकोज ये हमें प्रोडक्ट के रूप में देते हैं। तो ऑक्सीजन भी रिन्यू होती रहती है, सो जैसे रिन्यूएबल सब्सटेंस या फिर रिसोर्स कहते हैं। आगे देखो, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्लेस ट्रीज एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउएवर मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स आर एग्जिस्टेबल इफ़ वी यूज देम एट फास्टर रेट। यानी कि कुछ जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उनको फास्टर तरीके से या फिर हम उनका बहुत ही ज़्यादा यूज करें, ठीक है। और इफ़ वी डिस्टर्ब द नेचुरल मेथड्स ऑफ रिन्यूअल, फॉर एग्जांपल जैसे ग्राउंड वाटर है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है बार बार, ठीक है, रिचार्ज होता रहता है, ठीक है। तो हाउ एवर टूडे वी आर यूजिंग इट एट फास्टर रेट, यानी कि ग्राउंड वाटर को अगर हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको पता है कि वो एग्जिस्टेबल हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। आगे देखो, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, हम जंगलों को काटते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स, ठीक है, इन सभी के कंस्ट्रक्शन को करने के लिए। एंड आल्सो इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो पेड़ों को काटना एक तरह से इंटरफेयर करना ही होता है, ठीक है, नेचुरल जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके लिए। आगे देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच वंस यूज अप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं उनमें वो रिसोर्स आते हैं जिनका हम एक बार यूज कर लेंगे तो उनको हम दोबारा क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिनको दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं वो आपके रिन्यूएबल होते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर है, ठीक है, बारिश के दोबारा बार बार रिचार्ज हो जाता है तो वो आपका रिन्यूएबल है। बट ऐसे जो हम दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है, कोयला पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जो है उनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई ये एक बार ख़त्म हो जाए और हम मिलियंस ईयर वेट कर लें, नो, ठीक है। हैंस वंस यूज्ड अप, यानी कि एक बार जब हम इनको यूज कर लेंगे, दीज रिसोर्स वुड बी टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, यानी कि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाती है बनने में, ठीक है। तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सिमिलरली टॉप सॉइल वंस एरोडेड विल टेक 100 ऑफ ईयर टू फॉर्म, यानी टॉप सॉइल जो होती है एरोडेड हो जाती है तो इसको भी काफ़ी टाइम लग जाता है बनने में। सो हाउएवर सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सच एज मेटल्स कैन बी यूज्ड अगेन अगेन, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि उनको हम, मेटल्स को तो हम बार बार यूज कर सकते हैं क्योंकि वो रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। बट है ये क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये मेटल्स भी, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं वाटर के बारे में। देखो, वाटर ए रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, तो हम कहेंगे यस, ठीक है। देखो, हमारे अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट यानी कि 75% पार्ट, ठीक है, आपको पता है कि वाटर से कवर्ड है, ढका हुआ है, जिसका कि मोस्ट ज़्यादा पार्ट जो होता है आपके ओशंस और सी में है, ठीक है। वाटर इज फाउंड इन पुडल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, ओशंस एंड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रॉक्स, यानी कि हमारे ग्राउंड के अंदर जो रॉक्स हैं उनके एम्प्टी स्पेस में प्रेजेंट है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो वाटर इन सभी जगहों पर मिलता है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी मैंने बताई थी आपको कि कुछ सीज में है और कुछ फ्रोजन है, कहाँ पे, ग्लेशियर की फॉर्म में, ठीक है, पोलर आइस कैप्स में। वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जो एयर होती है उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बिल्कुल वाटर सबकी लाइफ के लिए एसेंशियल है। ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड, ठीक है, कोई भी इंसान खाने के बिना रह सकता है बट वाटर के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। वीक्स, मतलब ये कह रहे हैं कि खाने के बिना कुछ वीक्स तक रह सकता है और वाटर के बिना हम वीक्स तक नहीं रह सकते, बट, ठीक है। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। और देखो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज में भी काफ़ी अमाउंट में वाटर होता है, ठीक है। हमारी भी बॉडी जो होती है उसका 70% जो पार्ट होता है वो वाटर ही होता है, ठीक है। बाकी 30% में कुछ और होता है, बोन्स वगैरह होती है। आगे देखो सेवरल लाइफ प्रोसेस इज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। हमारी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेस होती है वो भी वाटर की यूज के द्वारा होती है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। इनका एब्जॉर्वेशन करना या फिर इनका ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करना, ठीक है। तो ये सभी जो प्रोसेस है वो भी वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग्स एंड थिंग्स, ओके। आगे देखो, ठीक है। और भी देख लो, गेटिंग रेड टू बॉडी वेस्ट, यानी बॉडी के वेस्ट को आउट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है अबाउट 2/3 ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। देखो आ गया ना, मैंने बोला 70% जो है पार्ट हमारा बॉडी का वाटर से बनता है, तो आ गया। वी टेक इन वाटर थ्रू फूड, ठीक है। हम खाने में भी वाटर का यूज़ करते हैं और वाटर को हम डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं। और इसका जो लॉस होता है वो हमारी यूरिन के फॉर्म में होता है, स्वेटिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। और एक्सल्ड एयर, जो सांस हम छोड़ते हैं यानी कि जो ब्रीथिंग आउट करते हैं, उसमें भी वाटर की क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, जो कि एयर में मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है वाटर हेल्प टू बी कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए वाटर का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। इन हॉट वेदर, देखो गर्मियों के दिनों में वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पीते हैं हम ऑब्वियसली, ठीक है। दिस मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, यानी कि हम अपने आप को कूल फील करते हैं विद इन रीजनेबल लिमिट, मतलब कुछ लिमिट तक। वाटर दैट्स एवोपरेट फ्रॉम फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, सॉरी, एवोपरेट फ्रॉम सरफेस ऑफ आवर बॉडी टेक्स अवे हीट फ्रॉम द बॉडी एंड दस कूल इट। ये कह रहा है कि स्वेटिंग से हमें हमारी बॉडी सरफेस पे वाटर आता है, ठीक है, और वो एक तरह से एवोपरेट होता है, तो हमारी बॉडी को कूल फील होता है, ठीक है। आगे देखो, इन प्लांट्स वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, बिल्कुल है। प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन के लिए, प्लांट जर्मिनेशन की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये नहीं कि भाई तुम बीज उगा दो मिट्टी में और अपने आप उग जाएगा, नो। अगर वाटर की प्रेजेंस है तो उगेगा, अदरवाइज जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके ग्रोथ के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट आल्सो हेल्प टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल से मतलब न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट जो करता है वो भी वाटर ही करता है। न्यूट्रिशन खुद बिना वाटर की हेल्प के थोड़े ही प्लांट में चला जाता है, ठीक है। आगे है फूड फ्रॉम लिव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि जो फूड तैयार होता है फोटोसिंथेसिस से, उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर प्लांट्स यूज वाटर अलॉन्ग विथ CO2, ठीक है। प्लांट जो होता है वाटर का यूज करता है, CO2 का यूज करता है, ठीक है, एयर से, और कुछ न्यूट्रिशन का वो यूज करता है सॉइल से, तब जाके। और एक क्लोरोफिल है जो कि लिप्स में होता है, और सनलाइट, इन सभी से आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है और उससे फूड बनता है। आगे देखो, बिसाइड बीइंग एसेंशियल फॉर लाइफ वाटर इज ए यूजफुल टू इन मैनी अदर वेज, ठीक है। हमारी लाइफ में भी वाटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे इट इज़ एसेंशियल फॉर कुकिंग के लिए है, वॉशिंग के लिए है, ठीक है। एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होती है। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, देखो, ठीक है, वाटर एग्रीकल्चर में लार्ज अमाउंट जो है वाटर यूज होता है, और कुछ अमाउंट, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज पर्पज़ के लिए यूज होता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, वाटर की रिक्वायरमेंट उसमें होती है। वाटर इज आल्सो यूज इन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वाटर का यूज हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं, जहाज वगैरह चलते हैं ना हमारे समुद्र में, रिवर्स में, ठीक है, बोट वगैरह चलती है, तो ट्रांसपोर्ट में भी हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर इज आल्सो हैबिट फॉर द सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वाटर जो होती है कुछ प्लांट एनिमल्स की हैबिट होती है, जैसे नदी में पानी नहीं होगा तो मछलियाँ कहाँ से होगी, ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं जो कि पानी में ही उगते हैं। वाटर डज नॉट हीट अप और कूल डाउन एज फास्ट एज लैंड। ये कह रहा है
कि वाटर जो होता है, ठीक है, लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा ना तो कूल होता है, ना मतलब हीटअप होता है, ठीक है। लैंड जो है ज़्यादा कूल और ज़्यादा हीटअप होता है, फास्टर होता है। दिस हेल्प एक्वाटिक एनिमल्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन द वेरी हॉट और वेरी कोल्ड कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मतलब एक्वाटिक लाइफ को भी इनेबल करता है कि वो किसी भी टेम्परेचर में अपने आप को मतलब सर्वाइव कर सके। आगे हम पढ़ रहे हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। शॉर्टेज मीन्स होता है पानी की कमी, ठीक है। तो देखो एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर कि वाटर जो होता है इन एग्जिस्टेबल होता है एंड रिन्यूएबल होता है, ठीक है। हाउएवर वी स्टिल हियर, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि शॉर्टेज के बारे में कि पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है काफ़ी पहले इस पे। तो बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे है, यूनाइटेड नेशन हैज़ recommended that minimum of 50 liter of the water should be available for each of per day drinking, washing, cooking and cleaning, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने ये रिकमेंड किया है कि 50 लीटर पानी हर बंदे को यानी कि ईच पर्सन को चाहिए, ठीक है। अब क्यों चाहिए, वो ड्रिंकिंग की, वॉशिंग है, कुकिंग है, मतलब किसी भी पर्पज़ का हो, बट 50 लीटर पानी 50 लीटर पानी हर पर्सन को चाहिए। अब आगे देखो, हाउएवर मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में मिलियंस ऑफ पीपल हैं एंड सेवरल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड की मिला के, डू नॉट इवन गेट दिस मिनिमम अमाउंट, तो सभी लोगों को ये जो पानी है नहीं मिल पाता है। दे हैव टू बी फेस ग्रेट हार्डशिप इन गेटिंग वॉट एवर लिटिल वाटर दे कैन, यानी कि वो बहुत मतलब बहुत परेशानी एक तरह से फेस करते हैं इस पानी को पाने के लिए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैन इन ए फ्यू ईयर्स, इट इज़ एस्टिमेटेड दैन इन ए फ्यू ईयर्स नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये एस्टिमेटेड किया गया है, अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ल्ड के 1/3 पीपल इस पानी की कमी से जूझ रहे हैं और अफेक्टेड होते हैं। समझ में आया आपको। अब देखो, वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर मैनली, ठीक है, बिकॉज वाटर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अच्छी से ध्यान से देख लो। हम वाटर की शॉर्टेज को फेस करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है हमारे अर्थ सरफेस पे हर जगह पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। कहीं पे पानी की कमी है, कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए पानी की शॉर्टेज होती है। देखो सम पैलेसेस सच एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। दैट देयर आर फ्लड आलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है, यहाँ पर इतना पानी है कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन हर साल बनती रहती है, ठीक है। और अदर वे में हम देखें तो हमारा जो राजस्थान है, ठीक है, वो डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, थार नाम है राजस्थान के डेजर्ट का। तो थार डेजर्ट है, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल पानी की कमी है, ठीक है। वहाँ पर हर साल माने तो, ठीक है, बरसात कम होती है और ड्राउट से हम सफ़र करते हैं, यानी कि अकाल पड़ता है, सूखा होता है, ठीक है। एंड आल्सो मच ऑफ द वाटर अवेलेबल टू अस इज़ नॉट इन द यूजुअल फॉर्म, ठीक है। और जो पानी अवेलेबल होता है वो यूजुअल फॉर्म में नहीं होता। तो कहने का मतलब कि अनइवन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे लैंड सरफेस पे पानी की, इसलिए पानी की कमी होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पानी की कमी होती है, ठीक है। कुछ पैलेस हैं जहाँ पर पानी की कमी है और कुछ पैलेस ऐसे हैं जहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है, अगर पानी ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, पानी कम है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ज़्यादा है तो इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हर हम मतलब फ्लड की कंडीशन बनती रहती है, कम है तो प्रॉब्लम है ही है। आगे देखो पॉइंट कि 97.4 ऑफ द अवेलेबल वाटर इन सीज, यानी कि जितना भी पानी हमें अवेलेबल है उसका 97.4% वाटर तो सीज में पड़ा हुआ है, जो कि सैलिन वाटर है, खारा पानी है, जो कि हमारी यूजेबल के लिए फिट नहीं है, ठीक है। तो वो पानी तो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। देखो आगे एक पिक्चर दे रखी है, ये पिक्चर हमारे राजस्थान की है। मैं राजस्थान
ऐसे ही बिलोंग करता हूँ। देखो, वोमेन हैव टू बी ट्रेस्ड लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर इन द डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया हैं उसमें जो लोग हैं वो काफ़ी दूर से, ठीक है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से मतलब पानी को फैच करके लाते हैं कुओं से, और वो भी बड़ी मुश्किल से, एक एक मटका पानी मिल जाए वो भी। ठीक है, शुक्र है। खुद मेरे गांव में भी पानी की बहुत कमी है। अब गर्मियों के दिन है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है पानी की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अबाउट 2% वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर। ठीक है, अब 97 जो 0.4 था वो तो सीज में है, और 2% जो है आपका ग्लेशियर में, मतलब बर्फ़ के फॉर्म में जमा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रेश वाटर, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू अस, मतलब ये फ्रेश वाटर है लेकिन हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द रिमेनिंग। अब देखो 0.6% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है और लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और इसका 0.59 जो है प्रेजेंट जो हमारा पानी है वो ग्राउंड वाटर है। ठीक है, और ओनली 0.1% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द, ठीक है, यानी कि 0.01% ही वाटर जो है अर्थ सरफेस पर हमें अवेलेबल होता है। अब बताओ इतने पानी में पूरा वर्ल्ड कैसे सरवाइव करे। ठीक है, ये देखो पीपल, ठीक है, क्यूइंग अप फॉर वाटर। ठीक है, तो इसलिए पानी की शॉर्टेज होती है। ठीक है, हम सुनते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, लगभग मैं खुद सुनता आ रहा हूँ, पानी बचाओ पानी बचाओ। ठीक है, तो पानी क्यों बचाओ, तो वो आपको पता लग गया होगा कि पानी एक्चुअली में कितना इम्पोर्टेंट है। इफ़ वी कंसिडर ए बकेट ऑफ वाटर टू बी द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। देखो अगर हम एक बाल्टी पानी ले, हम सोचे कि पूरे ये जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है ये हमारे पूरे वर्ल्ड में पानी है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन ऑल लेक्स एंड रिवर्स इज 1/4 ऑफ द टी स्पून। समझ में आया? अगर हमारे अर्थ सरफेस पे एक बाल्टी है तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा जो पानी है वो हमारे फ्रेश वाटर है। अब सोच लो, एक ही टीस्पून जो होता है उसका 4th पार्ट हमारे लिए फ्रेश वाटर है, अगर एक बाल्टी टोटल वाटर है तो। ठीक है, ये हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसा है सिस्टम। अब यहाँ पर इंडिया का एक तरह से मैप दे रखा है जिसमें आपका रेनफॉल सिस्टम दिखा रखा है कि कौन से पार्ट में कितनी ज़्यादा बारिश होती है। तो ठीक है, तो अबव 300 mm/cm जो बारिश होती है वो कुछ पार्ट आपके हैं, जैसे मैं आपके बता दूँ। ठीक है, ये आपके ईस्ट वाला पार्ट है, इसमें है कुछ, और ये आपका देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर मोस्टली बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और देखो लास्ट ये बिलो 40 सबसे कम राजस्थान में है, बिलो 40। ठीक है, जो कि यहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है, तो कौन से पार्ट में कितनी बारिश होती है तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे स्टेट ऑफ वाटर की, कि जो पानी है वो हमें 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड में मिलता है, लिक्विड में मिलता है और गैस में मिलता है। ठीक है, देखो जब हम पानी को कूल करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है, ये इसकी सॉलिड स्टेट है। ठीक है, और जब हम उसको बाहर छोड़ देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, तो वो पानी की फॉर्म में बन जाता है, तो वो उसका लिक्विड स्टेट है। और अगर हम उसको बॉईल करें तो वो गैस में चेंज हो जाता है, तो वो आपका क्या है, गैस स्टेट है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट है, सॉलिड बर्फ़, लिक्विड आपका वाटर, और ये आपका गैस, अगर हम इसको स्टीम में कन्वर्ट करें तो गर्म करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि सॉलिड से यानी कि आइस को पानी में कन्वर्ट करें, यानी कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड को फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पानी है आपके पास लिक्विड, उसको आप फ्रीज़र में रखोगे तो वो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। तो इसलिए उसको लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ऐसे ही
वाटर को स्टेम में कन्वर्ट करोगे, यानी कि वाटर को गैस में, ठीक है, वाटर क्या है लिक्विड, लिक्विड को गैस में करोगे तो बॉईल करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। और स्टेम को वाटर में करोगे तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पानी को चेंज करने के लिए आपको ये प्रोसेस करनी पड़ती है। यहाँ पर यही बता रखा है कि हम अगर आइस को हम हीटेड करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि अगर हम फ्रिज में से बर्फ़ को निकाल के बाहर रख देते हैं तो वो मेल्ट होने लगती है, और ठीक है, मेल्ट होती है तो वो पानी बन जाती है, ठीक है। और अगर हमको कूल करते हैं तो वो फिर से क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारी आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक मिनट रुकना। नेक्स्ट देखो, वाटर चेंज टू वाटर वेपर एट ऑल टेम्परेचर, दिस इज नोन एज एपोपरेशन, ठीक है। पानी को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम एपोपरेशन कहते हैं। दैट इज़ वाई आवर क्लॉथ ड्राई अप इवन इन द शेड, ठीक है। हमारे कपड़े जो हैं छाया में भी सूख जाते हैं, क्योंकि आवर perspiration dries up to be room temperature. However, the change occurs faster if water is heated. वाटर स्टार्ट बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होने लगता है। सो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर वाटर चेंज रैपिडली टू स्टेम, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम पानी को स्टेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन स्टेम इज कूल्ड, और जब हम स्टेम को कूल करेंगे तो वो फिर से आपके वाटर में चेंज हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ओके। स्टेम को वाटर में चेंज करने का प्रोसेस कंडेंसेशन होता है। In nature, water exists in solid state as snow, high mountains, यानी कि हाउ माउंटेन्स है उन पर जो बर्फ है वो आपकी सॉलिड स्टेट है, और रिवर्स लेक्स हैं उनमें आपका जो पानी है वो आपकी लिक्विड स्टेट्स है, और एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें जो आपकी पानी का अमाउंट है वो आपका वाटर वेपर है, तो वो गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो इस आगे हम देखते हैं बच्चों वाटर साइकिल के लिए। तो देखो वाटर साइकिल क्या होता है। व्हेन सम चेंज ऑकर्स ओवर एंड ओवर अगेन देन इट इज़ सेड टू बी फॉर्म ए साइकिल, यानी कि जब कोई भी चेंज बार बार होता है तो हम उसको साइकिल कहते हैं। वाटर कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम द अर्थ टू एयर, पानी जो होता है वो अर्थ से एयर में जाता है और एयर से वापस अर्थ पे आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार होती है, ठीक है। अब कैसे होती है आपको पता है कि नीचे से पानी जो है सनलाइट के द्वारा एपोपरेट होके ऊपर जाता है और ऊपर से वापस, ठीक है, रेन के ज़रिए नीचे आता है। तो इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, यानी कि वाटर का नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज नोन एज वाटर साइकिल, मतलब ये जो सर्कुलेशन है इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। आगे देखो, द वाटर इन सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स एपोपरेट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सनलाइट, यानी कि सनलाइट के कारण ये जो वाटर के सोर्स हैं इनका पानी एपोपरेट होता है। प्लांट्स आल्सो गिव आउट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लीव्स, और जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपनी पत्तियों से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो है पानी को वाटर वेपर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है वाटर वेपर राइज अप एंड एयर हायर अप इन द एटमॉस्फेयर इज कूलर, ठीक है। तो जो वाटर वेपर होती है वो राइज अप करती है, ठीक है, और
जो एटमॉस्फेयर की हायर हायर लेवल की जो एयर होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की जो हवा होती है, हाई हाई लेवल की जो हवा होती है वो कूल होती है। क्या होती है? वो कूल होती है। सो जो नीचे से वाटर ड्रॉपलेट्स जाती है, यानी कि नीचे से जो वाटर वेपर ऊपर जाती है वो ऊपर जाके कूल हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है, और फिर वो कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वो टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ से जाएगी, गैसेस फॉर्म में जाएगी, वाटर वेपर की फॉर्म में जाएगी, और ऊपर कूलिंग के कारण वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ये, है ना। वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में टुगेदर जॉइन होके क्लाउड्स का फॉर्मेशन बनाती है। यानी कि जो पानी की बूंदें हैं एक दूसरे के साथ में जॉइन हो जाएगी तो बादल बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। एज द क्लाउड्स गेट कूल्ड फर्दर, मोर वाटर ड्रॉपलेट्स यूनिट टुगेदर, मतलब पानी की बूंदें जो होती है वो क्लाउड के साथ में जुड़ती रहती है, ठीक है। और इससे जो क्लाउड है वो बिगर बन जाता है, ठीक है, यानी कि क्लाउड बड़ा बन जाता है, ठीक है। एंड व्हेन दे बिकम्स टू हैवी, और जब क्लाउड बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जाता है, दे फॉल ऑन द अर्थ एज रेन, तो फिर ये बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। इन कोल्डर वेदर द वाटर में फॉल एज है हेल और स्नो, मतलब कोल्डर जो वेदर होता है उसमें वाटर जो होता है स्नो के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ अपना साइकिल, कौन सा? वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल। नीचे से वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाना और ऊपर से वापस रेन की फॉर्म में नीचे आना, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। द रेन वाटर फॉल्स एवरीवेयर, द रेन दैट फॉल्स ऑन लैंड मे बी, देखो ड्रेन इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यानी कि ऊपर से जो पानी आता है उससे, ठीक है, वो रिवर्स और स्ट्रीम में जाता है, और कुछ जो उसका पार्ट होता है उस पानी का वो ग्राउंड में सॉइल के द्वारा सीप कर लिया जाता है। सीप मीन्स एब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है, और उसे ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। नीचे वाला जो पानी होता है अर्थ के नीचे, वो फॉल ऑन हाई माउंटेन्स, और जो पानी माउंटेन्स पर गिरता है वो फ्रोजन हो जाता है, यानी कि आइस के फॉर्म में जम जाता है। ड्यूरिंग समर्स इट मेल्ट्स एंड फ्लोज इनटू रिवर्स, और समर्स में जो माउंटेन्स पे जो फ्रोजन आइस है वो, ठीक है, मेल्ट होके और रिवर्स वगैरह में आ जाता है वो पानी, ठीक है। और दिस वाटर अगेन एवोपरेट, और ये पानी दोबारा एवोपरेट होता है, वो फिर ऊपर जाता है, ठीक है। सो दिस साइकिल इज नेचुरल गोज, मतलब ये जो साइकिल है नेचुरली चलती रहती है, इसमें कोई हमारा रोल नहीं होता है। आगे देखो ग्राउंड वाटर का बात करते हैं। तो ग्राउंड वाटर यानी कि जो रेन वाटर को जो सीपिंग की जाती है, यानी कि हमारी सॉइल के द्वारा जो रेन वाटर को सीप किया जाता है, वो वाटर नीचे जाके, ठीक है, और हार्ड रॉक्स के बिटवीन कलेक्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इफ वी डिग ए देखो इफ वी डिग डीप होल इन ग्राउंड वी विल सी दैट सॉइल बिलो इज मोस्ट, यानी कि अगर हम ग्राउंड में गड्ढा खोदते हैं तो हमें नीचे देखते हैं कि जो नीचे की जो सोइल है मोस्ट है, मोस्ट मतलब उनमें पानी है, मोइस्ट है, ठीक है। दिस मॉइस्चर दिस शोज दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वो पानी का ही प्रेजेंस होता है, पानी की उपस्थिति को शो करता है। इफ वी गोन डिगिंग डीपर और डीपर, अगर हम मान लीजिए और भी ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदते जाएं, वी विल अल्टीमेटली रीच ए लेवल, तो हम अल्टीमेटली एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हैं वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स एंड द गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। हम उस स्पेस तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी जो होता है रॉक्स पार्टिकल्स के बिटवीन फिल होता है। दिस लेवल इज नोन एज द वाटर टेबल, और इस लेवल को वाटर टेबल कहते हैं जहाँ पर पानी मिलता है, यानी पानी कलेक्ट होता है। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, जो वाटर टेबल होता है वो हर जगह वेरी करता है, सब जगह वाटर टेबल सेम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो एट सम पैलेसेस, यानी कुछ पैलेसेस पे मे बी लेस देन ए मीटर डिप, यानी कि 1 मीटर पे ही पानी आ जाता है, जबकि किसी किसी पैलेस पे 100 मीटर पे पानी आ जाता है, पानी आता है। मतलब हर जगह जो वाटर टेबल वेरी करता है, यानी कि बदलता रहता है। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज नोन एज ग्राउंड वाटर, यानी कि वाटर टेबल के नीचे जो पानी पाया जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब देखो आगे
द लेयर ऑफ रॉक और सॉइल इन विच ग्राउंड वाटर कलेक्ट इज नोन एज द एक्वाफायर, यानी कि वह लेयर सॉइल की या फिर मिट्टी की या फिर रॉक की जहाँ पर ग्राउंड वाटर पाया जाता है उसे हम एक्वाफायर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वाफायर बोलते हैं। आगे देखो, When rain falls, जब बरसात होती है, some of the water seep through the soil and this process is known as the infiltration। ठीक है, ये भी आपको याद करनी है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? यानी कि जब बरसात होती है तो जो सॉइल के द्वारा, ठीक है, जो वाटर सीप किया जाता है यानी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, वो प्रोसेस आपकी इनफिल्ट्रेशन होती है, यानी कि सीपिंग की प्रोसेस आपकी इनफिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, आगे देखो, एज ग्राउंड वाटर passes through the soil it filtered व several layers of sand, यानी कि जब शिपिंग प्रोसेस होती है, जब ग्राउंड वाटर जब सॉइल वाटर को अंदर एब्जॉर्ब करती है तो वो, ठीक है, उसको फिल्टर करती है। काफ़ी सारी सैंड और रॉक्स की लेयर होती है जिनसे कि वो फिल्टर हो जाता है वो पानी। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, मतलब उसमें कोई भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होती उस टाइम पे। ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो कि मतलब पानी में पूरी तरह डिजॉल्व ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी में कुछ पत्तियां पड़ी हों, ठीक है, तो उन्हें हम सस्पेंडेड कहते हैं क्योंकि पत्तियां पानी में पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होती है। इट कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम सॉइल एंड मे बी आल्सो कंटेन जम्स, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें सॉल्ट्स की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है क्योंकि सॉल्ट्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होता है। ठीक है, और जम्स भी हो सकते हैं। द ग्राउंड वाटर में run along surface of non-porous rocks and come out the surface of some places of a natural spring। ठीक है, कहीं कहीं की जो होता है ग्राउंड वाटर नेचुरल स्प्रिंग के द्वारा भी सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय द डिगिंग वेल्स, मतलब ग्राउंड वाटर को हम, ठीक है, कुएँ खोद के या फिर ट्यूबवेल से, है ना, मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। आगे है डिप्लेक्शन ऑफ डिप्लेक्शन ऑफ वाटर टेबल। देखो, जो वाटर टेबल है उसका मतलब एक तरह से लेवल लो होना। ग्राउंड वाटर इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर दैट यू ऑलरेडी नो बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंटली रिचार्ज बाय रेन वाटर, क्योंकि बार बार रिचार्ज होता रहता है। जब बरसात होगी ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हो जाएगा। तो द वाटर टेबल गोज नॉट गेट अफेक्टेड द लॉन्ग एज वेल फी एज मच ग्राउंड वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द नेचुरल मेथड। However, if we use more water than can be replenished, the water table will go down. It is sim the water table is city। देखो, अगर हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे यानी ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको पता है कि आपका जो वाटर टेबल है उसका लेवल बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में जो बोरवेल है, ठीक है, समर्स में कभी कभी पानी आना बंद हो जाता है क्योंकि वाटर टेबल नीचे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा यूज करोगे तो वाटर टेबल नीचे जाएगा और लिमिटेड यूज करोगे तो वाटर टेबल आपका बना रहेगा। सिटीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि सिटीज़ में जो है मोस्टली जो पीपल्स हैं वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, एंड फिर जो शॉर्टेज आ जाती है ग्राउंड वाटर की। ओके, अब इसके रीजंस क्या हैं? एक तो देखो राइज इन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में राइज होता है, बढ़ता है पॉपुलेशन, तो भी जो वाटर है ग्राउंड वाटर उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, ठीक है, इन सभी कामों में। ठीक है, और नंबर ऑफ़ हाउसेज, यानी घर भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ऑफिस वगैरह है तो उनके कंस्ट्रक्शन में वगैरह में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हो। एंड आगे देखो, एज भी इंक्रीज वेल्ड ऑफ द एरियाज ऑफ द रिड्यूज ओपन एरियाज। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सिटीज़ में क्या होता है कि सिटीज़ में जो शिपिंग एरिया होता है वो कम होता है। शिपिंग का मतलब है खुला एरिया बहुत कम होता है। मिट्टी तो दिखती नहीं है सिटीज़ में। आप जाओगे बड़ी बड़ी सिटीज़ में रोड वगैरह दिखते हैं, कॉलोनीज में देखोगे तो रोड दिखते हैं या फिर घर दिखते हैं, यानी कि खुला एरिया नहीं दिखता है। अगर एरिया खुला नहीं होगा, मिट्टी नहीं दिखेगी तो ग्राउंड वाटर जो रेन वाटर है उसको सीप कौन करेगा? मिट्टी करेगी। आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो तो नहीं करेगा ना। रोड पे पानी पड़ा है तो रोड क्या सीप थोड़ी कर जाएगा उसको? नो। तो कहने का मतलब एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जितना बड़ा आपका एरिया होगा खुला हुआ उतना ही आपका जो शिपिंग एरिया है, शिपिंग रेट है वो बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज वाटर कैन नॉट सीप इन टू द ग्राउंड, ठीक है, फॉर्म बिल्टअप एरियाज, thus population leads to be increase in demand of water।
यहाँ पर देख सकते हो आप, ये दो डायग्राम दे रखे हैं कि लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कैन डिप्लेक्शन ग्राउंड वाटर, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करोगे और पेड़ों को काटोगे तो सिंपल सी बात है, आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका डिप्लेक्शन तो होगा ही। ठीक है, आगे देखो। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर, देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है फूड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और फूड की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो फिर एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। एज पॉपुलेशन राइजेज डज द डिमांड ऑफ फूड कॉजेज एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ेगी, देयरफॉर आवर नीड ऑफ वाटर इरिगेशन वो भी इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें। इन आवर कंट्री फार्मर डिपेंड ऑन रेन, हमारे देश में ज़्यादातर जो फार्मर्स है रेन पर डिपेंड होते हैं या फिर, ठीक है, कैनल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए उसके लिए। कैनल्स आर फाउंड ओनली एट फ्यू प्लेसेस, जो कैनल जो होती है वो तो कुछ ही जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर होती है ना, हर जगह कैनल्स नहीं होती हैं। ठीक है, सो सिंस रेन इज ऑब्टेन एरेटिक कैनल्स आल्सो सफर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम लेक ऑफ वाटर, देयरफॉर फार्मर्स आर मोस्टली डिपेंड ऑन द ग्राउंड वाटर, इसलिए जो फार्मर है वो ग्राउंड वाटर पर डिपेंड होते हैं, वो सोच, ठीक है, और इससे क्या होता है ग्राउंड वाटर का लेवल भी घट जाता है। ठीक है, आगे देखो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और किस रीजन से घटता है। एक है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज़, आपने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज यूज वाटर, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की हो, सब में पानी का यूज होता है। एज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज so does the consumption of water, most of this is drawn from ground water, यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनका भी एक तरह से वाटर को मतलब फैच करने का जो जरिया है वो है ग्राउंड वाटर। आगे है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, ऑन लार्ज स्केल, यानी ज़्यादा स्केल बड़े लेवल पर पेड़ों को काटना इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन इज ऑक्यूर्ड व्हेन एकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी कि अगर आपको सिंपल सी बात है पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट होगा तो डिफॉरेस्टेशन भी इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, टू ग्रो फूड, है ना, फूड उगाने के लिए, या फिर प्रोवाइड स्पेस फॉर इंडस्ट्रीज, ओवरग्रेजिंग बाय आवर एनिमल्स हैज़ आल्सो डिस्ट्रॉयड द लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, यानी कि ओवरग्रेजिंग ये भी एक रीज़न है, ध्यान देना। ओवरग्रेजिंग का मतलब है, ठीक है, जानवरों के द्वारा जो फसल है उसको मतलब एक तरह से ग्रेज करना, ओवरग्रेजिंग, तो ये भी वेजिटेशन के डिस्टोर का एक रीज़न है। और वेजिटेशन स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन द लैंड एंड इंक्रीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सोइल। ठीक है, वेजिटेशन अगर नहीं होंगी तो पानी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी सोइल की घट जाती है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज डिस्टोरिंग वेजिटेशंस, यानी कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो वेजिटेशंस का डिस्टोर होगा, नुकसान होगा, देयरफॉर इंटरफेयर विद द नेचुरल प्रोसेस बाय विच सीपेज टेक एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, तो यानी कि हमें डिफॉरेस्टेशंस पे भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, मतलब साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं हम। देयरफॉर ऑल रिसोर्स वेदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नीड टू बी ए कंजर्व्ड, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे, चाहे तो नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो, सबको कंजर्व करने की हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, नीड है। कंजर्वेशन इज द वाइज एंड केयरफुली यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि हमें कंजर्वेशन करना चाहिए वाइज तरीके से, ठीक है, और केयरफुली हमें इनका यूज करना चाहिए जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है। इट मीन्स नॉट ओनली नॉट वेस्टिंग द रिसोर्स बट आल्सो मेंटेन द देयर क्वालिटी, यानी सिर्फ ये नहीं कि भाई हम वेस्ट ना करें, इसकी क्वालिटी को भी हमें मेंटेन रखना है। ए फ्यू डिकेड बैक पीपल did not give much attention to conservation, however now it has become very important। ठीक है, मतलब कुछ डिकेड से लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करें। ठीक है, अब कुछ रीजंस है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो पहला है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड, देयर आर मोर पीपल ऑन द अर्थ एंड दे यूज मोर रिसोर्सेज टू फीड, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज को फीड करने की स्पीड भी बढ़ रही है।
ठीक है, जैसे क्लॉथ है एंड हाउस है देमसेल्फ, ठीक है, उन लोगों के लिए कपड़े हैं या फिर खाना है या फिर उनके लिए घर है, ठीक है। सेकंड है एज ह्यूमन्स हैव प्रोग्रेस्ड, अगर ह्यूमन प्रोग्रेस करते हैं देयर नीड्स हैव इंक्रीज्ड, तो उनकी नीड भी इंक्रीज होती है। देयर एनर्जी नीड फॉर एग्जांपल जैसे increase several fold the average resource consumed per person, average resource average resource consumed per person have therefore increased considerably। एक पर्सन का अगर हम हिसाब देखें तो इंक्रीजिंग मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से हर चीज़ का लेवल इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स द नेचुरल रिसोर्स टूडे आर गेटिंग यूज्ड अप एंड डिप्लेक्ट मच फास्टर देन ए फ्यू डिकेट्स बैक, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम कुछ सदियों से कुछ डिकेट से मतलब हम इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें आगे ध्यान देना चाहिए, कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ लीडिंग टू वार्ड्स एन इम्बैलेंस इन नेचर, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो नेचर सिस्टम है वो इम्बैलेंस होता है। ए फ्यू फॉर्म इन विच दीज इनबैलेंस अपीयर्स आर पॉल्यूशन ऑफ एयर। देखो अब बात आती है कि नेचर का इम्बैलेंस कैसे होता है, तो पहली बात है पॉल्यूशन ऑफ एयर, यानी कि एयर अगर पॉल्यूटेड है इट मीन्स हम नेचर के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, नेचर इम्बैलेंस है, ठीक है। और पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सोइल, ठीक है, ये भी एक तरह से इंडिकेटर है हमारे नेचर के इम्बैलेंस होने के। चेंजेस इन क्लाइमेट एंड डिक्रीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स पॉपुलेशन, ठीक है, क्लाइमेट में बदलाव होना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने नोटिस किया होगा कि पहले सिर्फ बरसात के मौसम में ही रेनी सीजन में ही रेन हुआ करती थी, बट आजकल रेन का कोई पता ही नहीं है क्योंकि क्लाइमेट में चेंज है और ये चेंज हमने किया है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो अफेक्टेड। नेक्स्ट है एनिमल्स और प्लांट्स की पॉपुलेशन का डिक्रीज होना। देयरफॉर इफ़ वी डू नॉट प्रैक्टिस कंजर्वेशन, अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, किसको, कंजर्वेशन को, मतलब हर चीज़ को कंजर्व करो, हर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको केयरफुली से यूज करो, एंड वी विल इंडेंजर आवर वेरी सर्वाइवल इन द नॉट टू डिस्टेंस फ्यूचर, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं नेचर के साथ में, अगर हम ऐसा गलत बर्ताव करते हैं तो ठीक है हमारा भी एक तरह से आगे इस चीज़ का लॉस हमें ही उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स है वाटर को कंजर्व करना, ठीक है। द पर्पज ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल, यानी कि वाटर कंजर्वेशन का पर्पज सिर्फ इतना है कि क्लीन वाटर सबके लिए अवेलेबल हो, क्लीन वाटर को ही कंजर्व करना है, ठीक है। वैसे तो अमाउंट हमारे पास काफ़ी अमाउंट में वाटर है, ठीक है, 97.4 जो कि सीज और ओशंस में है, लेकिन उसे कंजर्व करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर क्लीन वाटर को कंजर्व करने की बात हो रही है जो कि हमारे पास 0.01% है पूरे वर्ल्ड के पास, ठीक है। सम ऑफ द मेथड कंजर्विंग वाटर एज फॉलोज। पहला देखो यूजिंग लेस वाटर, सबसे पहली बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मिनट रुको, मैं साइंस का टीचर हूँ और बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, बट मैं खुद पानी बहुत कम यूज करता हूँ। पहली बात तो जितने में काम चलता है उतने पानी यूज करता हूँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी कम यूज करो। सेकंड है अवॉइडिंग वेस्टेज को अवॉइड करो, ठीक है। हमारे घर पर मतलब घर से शुरुआत करो। फॉर एग्जांपल जैसे टर्निंग ऑफ टैप वाइल ब्रूशिंग टीथ, है ना, अगर आप ब्रश कर रहे हो तो भी आप टैप को बंद कर सकते हो, खुला रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, पानी वेस्ट होता है। मोपिंग द फ्लोर इंस्टेड ऑफ द वॉशिंग इट, यानी कि ठीक है फ्लोर को वॉश करने की बजाय उसको मोपिंग करो, मतलब उस पर पोछा मारो, कपड़ा गीला करके पोंछ दो, ठीक है, तो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और यूजिंग वाटर इन ए बकेट टू वॉश कार इंस्टेड ऑफ द यूज पाइप, यानी कि पाइप से कार धोने के बजाय हम पानी बाल्टी में पानी लेके और कपड़ा लेके उससे कार धोएं तो पानी काफ़ी हद तक कंजर्व हो सकता है, ठीक है। तो पानी को कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हकीकत है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी को कंजर्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे आपके कुछ सिस्टम दिखाए गए हैं। पहला है देखो ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है बूंद बूंद
एक तरह से सिंचाई करना, इरिगेट करना। यानी कि इस मेथड में जो पानी दिया जाता है प्लांट्स को वो उसकी सिर्फ रूट्स में दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बावड़ी स्टोर्स रेन वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। पहले के ज़माने में बावड़ी हुआ करती थी। हमारे राजस्थान में तो बहुत बावड़ियाँ हैं, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास ही बावड़ियाँ हैं, ठीक है। चांद बावड़ी ही है हमारे दौसा में, आवानेरी में सबसे बड़ी बावड़ी है। तो कहने का मतलब बावड़ी पहले के ज़माने में हुआ करती थी क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती थी, ठीक है। और इनको हम वैसे भी यूज कर सकते थे, है ना, पानी पीने के लिए भी यूज करते थे। तो ये एंशियंट मेथड थे। और एक हब है ये रूफ सिस्टम, ठीक है, रूफ टॉप सिस्टम। यानी कि हमारे घर का जो छत का पानी है उसको हम एक पाइप के ज़रिए नीचे टैंक में स्टोर कर सकते हैं। जब बरसात होती है तो हमारे घर के छत के पानी को हम नीचे पाइप मतलब पाइप लगा के टैंक में स्टोर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक पिट यानी कि गड्ढा खोद के हम उस पाइप को गड्ढे में दे सकते हैं ताकि हमारे घर जो बना हुआ है उस एरिया में पानी रिचार्ज हो जाए, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। तो ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे है, पढ़ लो फास्ट फास्ट। देखो, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय द सिविक अथॉरिटीज़, एग्जाम्पल जैसे प्रिवेंशन लीकेज फ्रॉम पाइप्स, ठीक है। पहली बात तो जो पाइप्स हैं उनकी लीकेज पर सुधार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है यूजिंग बेटर मेथड ऑफ द इरिगेशन, है ना। इरिगेशन करने के बेटर मेथड को हमें यूज करना चाहिए, फालतू पानी को बहाने से कोई मतलब नहीं है। सच एज जैसे ड्रिप सिस्टम में भी बताया था मैंने, बूंद बूंद सिंचाई सिर्फ जड़ों में दी जाती है, ठीक है। इन विच मतलब रूट्स में ही दी जाती है। इन विच वाटर इज सप्लाइड द रूट्स प्लांट्स, ठीक है, आ गया, ठीक है, रूट्स में दी जाती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब बूंद बूंद, ठीक है। नॉट फिलिंग एंटायर फील्ड मतलब पूरे फील्ड को मतलब एक तरह से पानी देने से अच्छा है उसको ड्रॉप ड्रॉप पानी दे। आ गया रिसाइकलिंग द वाटर इन फैक्ट्रीज और एंड यूजिंग इट सेवरल टाइम्स बिफोर द डिस्पोज ऑफ, मतलब हमें पानी को रिसाइकिल करना चाहिए, एक ही पानी को काफ़ी बार यूज करना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्रीज में पानी को डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए और उसे सेवरल टाइम यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल, ठीक है, स्पेशली बाय द बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वर्स, ठीक है। जो फ्लड होती है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और फ्लड पे कंट्रोल कैसे होगा, डैम्स बनाने से, रिजर्वर बनाने से, ठीक है। ये गवर्नमेंट का काम है, आपका नहीं। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स है, ठीक है, सच एज जैसे प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ग्राउंड वाटर, ठीक है, इंक्रीज हो। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट सीवेज, यानी कि जो सीवेज होता है उसको ट्रीट करना चाहिए, एंड फैक्ट्री वेस्ट को भी ट्रीट करना चाहिए बिफोर, ठीक है, डिस्पोजिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज, यानी कि वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है लिक्विड उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वाटर बॉडीज में जाएगा तो वो उसको पोल्यूटेड करेगा। नेक्स्ट है यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है, सो दैट ग्राउंड वाटर इज नॉट कंटेमिनेटेड, ठीक है। यानी कि बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स हमें यूज करने चाहिए, ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज करने चाहिए ताकि वो ग्राउंड वाटर या वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड ना हो। कंटेमिनेटेड मतलब प्रदूषित ना हो, गंदा ना हो। एंड नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग encouraged बाय द गवर्नमेंट these days एज इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ द कंजर्विंग ग्राउंड वाटर, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को हार्वेस्ट करना, बरसात के पानी को बचाना, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाती है। तो गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है और हमें भी, ठीक है, इंडिविजुअल ध्यान देना चाहिए। इट इज़ ए मेथड टू स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि बरसात के पानी को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना, ठीक है। इन हाउसेज इज डन बाई अलाउिंग रेन वाटर, ठीक है, फॉलिंग ऑन रूफ्स, यानी कि हमारे जो बिल्डिंग के रूफ पे जो पानी गिरता है उसको हम एक तरह से नीचे डिग बना के या फिर गड्ढा खोद के या टैंक बना के हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम हमारे घर की जो एरिया है उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं, रिचार्ज पिट बना के, ठीक है। replenishes ग्राउंड वाटर इंस्टेड ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इन ड्रेन्स एम्प्टी रिवर्स, ठीक है। दिस सिंपल मेथड हैज बीन सक्सेसफुल, ठीक है, वेयर इज हैज बीन ट्राइड। आगे देखो ट्रेडिशनली इन इंडिया, यानी ट्रेडिशनली इन इंडिया स्ट्रक्चर कॉल्ड बावड़ीज, यानी पहले के ज़माने में बावड़ीज होती थी, जैसे कि मैंने ऊपर बताई थी आपको, बर यूज टू बी स्टोरिंग रेन वाटर, इनको यूज किया जाता था। और आजकल देखो, सुनो मेरी बात, आजकल क्या हो रहा है कि जितनी भी बावड़ीज हैं उनमें से एक भी बावड़ीज ऐसी नहीं है जिसको आज यूज कर रहे हों, ठीक है। हमारे राजस्थान में बहुत बावड़ीज हैं बट एक भी बावड़ीज ऐसी नहीं है कि हम उनको यूज करें। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि
जो पहले के ज़माने में, जब आज से इतने साल पहले लोग इतने समझदार थे, आज लोग कितने पागल हो रहे हैं कि इन मेथड्स को यूज नहीं कर रहे। ठीक है। द वाटर कलेक्ट ड्यूरिंग मानसून, यानी मानसून के टाइम में जो है इन बावरेज में वाटर कलेक्ट होता था, और ठीक है, और इनका यूज होता था नॉन मानसून मंथ में, यानी कि जब मानसून नहीं आता था उस टाइम पे हम इनका यूज कर सकते थे। इट वाज आल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता था और हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे नहाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए। देयर इज मूव टू बी रिवाइव दिस प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन लिख रही है कि देयर इज मूव टू बी रिवाइव दिस प्रैक्टिस, मतलब हमें ऐसी जो प्रैक्टिस है, ऐसे जो मेथड्स हैं उनको हमें फिर से यूज करना चाहिए ताकि हम ग्राउंड वाटर को बचा सके और उसको एक तरह से रिचार्ज कर सके। चलो, तो ये बच्चों ये आपका चैप्टर है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आपको बाकी के चैप्टर्स इस बुक के देखने हैं, लिविंग साइंस क्लास 7 के, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक मैंने कंप्लीट कराए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाले भी मिल जाएंगे और आपका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके वॉच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दें। थैंक यू।